यहूदियों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। यहूदी सब भागे, यहां तक के जर्मनी का एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट, उसे भी भागना पड़ा क्योंकि वो यहूदी था। आपने नाम सुना होगा जिसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, E = mc² दिया, नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम सुना है ना? नाम सुना है? यहूदी था, जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर सीनियर प्रोफेसर होकर रिटायर हुआ। सब भागकर अमेरिका जा बसे। यहूदियों ने वहां अथक परिश्रम किया, बेजोड़ मेहनत करी, जान तोड़ मेहनत की और वहां व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया। व्यापार में इतनी उन्नति की कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था यहूदियों की मुट्ठी में चली गई। यहूदियों ने उस समय एक आर्थिक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम उन्होंने रखा इल्यूमिनाती। क्या नाम रखा? हाँ, इल्यूमिनाती नाम का एक संगठन उन्होंने बनाया और बनाकर अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को लगभग अपने कब्जे में रख लिया। यह घोषित संगठन नहीं था कि यहूदियों का है, लेकिन फिर भी एक संगठन है। और इन्होंने अपने क्षात्र बल से कहा कि जाओ यरूशलेम के आसपास जाकर जो जमीन 2 रुपए में मिलती हो, कोई 20 रुपए में बेचो तो उसे 200 रुपए देना, लेकिन जमीन खरीदो। जिस दाम जमीन मिले, मुंह मांगे दाम जोड़ो, जमीन लो। क्षात्र बल वहां पहुंचा, अपने बाहुबल के आधार पर और अपने अर्थ बल के आधार पर उन्होंने जमीन को हथियाना शुरू किया। देखते देखते जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका इकट्ठा कर लिया और दुनिया भर का सारा यहूदी जाकर वहां बसने लगा। और फिर एक दिन इतनी बड़ी ताकत वो बन गए कि अपनी उसी अर्थ की ताकत के आधार पर उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों पर दबाव बनाया और यूएनओ में दावा दायर करके उस जगह को एक देश के रूप में घोषित कर लिया। और आज चिंदी जैसा छोटा सा देश दुनिया के 57 मुल्कों पर भारी है यहूदियों का वो देश। क्या नाम है? इजराइल। जमीन नहीं थी, राष्ट्र नहीं था, लेकिन जिस दिन जमीन आई क्या बन गया? राष्ट्र बन गया। तो राष्ट्र बनने के लिए पहली शर्त है कि क्या होनी चाहिए? बोलो, जमीन। दूसरी शर्त है जमीन तो हो, लोग ना हो, पॉपुलेशन ना हो, डेमोग्राफ ना हो, जनसांख्यिकी ना हो, तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। जनसांख्यिकी का होना बहुत जरूरी है, डेमोग्राफी का होना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। धरती पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कोई लोग नहीं रहते, जमीन बहुत पड़ी है, इसलिए वहां कोई देश, वहां कोई राष्ट्र नहीं है। मंगल ग्रह पर भूमि पड़ी है, चंद्रमा पर भूमि पड़ी है, लेकिन लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। तो दूसरी शर्त हो गई, क्या होना चाहिए? बोलो, पॉपुलेशन। क्या होना चाहिए? पहली जरूरत जमीन, दूसरी जरूरत जमीन पर रहने वाले लोग, तीसरी जरूरत इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक। अगर इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक नहीं होगा तो भी राष्ट्र नहीं होगा। इसका उदाहरण हमारा अपना देश। आज से 100 साल पहले हमारे देश में जमीन थी, जमीन पर लोग रहते थे, लेकिन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक नहीं था। हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? भूला करो। उनसे डरते हो क्या? बिना मूंछ वालों से, बिना मूंछ की दाढ़ियों से डरते हो? तो काहे कहते हो कि खाली अंग्रेजों का था? किनके गुलाम थे? बोलो, किन के गुलाम थे? मुसलमानों के। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जूनागढ़ की रियासत, जिसे आज गुजरात कहते हैं, जूनागढ़ की रियासत मुसलमानों की थी। हाँ बोलो, था कि नहीं था ऐसा? हैदराबाद की रियासत मुसलमानों की थी, पूर्वी बंगाल की रियासत मुसलमानों की थी, और कश्मीर का इलाका भी मुसलमानों के पंजे में था, राजा हिंदू होने के बावजूद भी। ऐसा एक बहुत बड़ा भूभाग था जिस पर मुसलमानों का शासन था, और ऐसा भी बहुत सारा भूभाग था जो ईसाइयों के कब्जे में था। और ऐसा कभी नहीं था कि समूचा भारत, पूरा का पूरा भारत कभी गुलाम रहा हो। 55 से 60% से ज्यादा जमीन पर कभी विदेशियों का हक नहीं हुआ। हमारे लोग लड़ते रहे, गर्दनें कटवाई, खून बहाया, लेकिन पूरा देश कभी गुलाम नहीं हुआ। हमारा भी शासन रहा, लेकिन हम गुलाम थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं अजी नहीं, आप इतनी बातें क्यों कहते हो? सच से मुंह मोड़ोगे तो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस देश में आकर मुसलमानों ने अपनी सत्ता स्थापित की और ईसाइयों ने अपनी सत्ता स्थापित की। लोग थे, जमीन थी, लेकिन हमारा इस जमीन पे मालिकाना हक नहीं था। यहां हमें रहने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जजिया कर देना पड़ता था। इसलिए मालिकाना हक नहीं होने से भारत राष्ट्र नहीं था।
भारत अंग्रेजों और मुसलमानों का उपनिवेश था। क्या था बोलो? इट वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इस्लामिक पीपल्स। ये हमारा राष्ट्र नहीं था उस समय, ये खाली कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, इस्लामिक लोगों की कॉलोनी था, ये हमारा राष्ट्र नहीं था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा अपनी भूमि पर मालिकाना हक हो गया, और मालिकाना हक होते ही ये तीसरी चीज हमें प्राप्त हो गई। राष्ट्र होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। अब तुम बोलोगे, पहला क्या है? बोलो, भूमि। दूसरा है भूमि पे रहने वाले लोग, और तीसरा है इन लोगों का उस भूमि पे मालिकाना हक। ये 3 चीजें मिलके किसी राष्ट्र की देह बनाती है, शरीर बनाती है। अभी ये शरीर निष्प्राण है, अभी शरीर में आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है। किसी शरीर में प्राण और आत्मा तब आती है जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है, चेतना तब आती है जब आत्मा प्रवेश करती है। और किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उसकी अपनी संस्कृति। क्या होती है बोलो? अपनी संस्कृति। अब बताओ, ये 4 चीजें मिलकर राष्ट्र बनाती है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दो। हमारे पास भूमि है, मुंडी हिलाओ, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ, मुझे पता लगेगा तुम जिंदा लोग हो। हाँ, हमारे पास भूमि है। भूमि में रहने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं? अरे बोलो, 100। वो बिना मूछ की दाढ़ियां भी जोड़ ली क्या? 107 करोड़। कितने हैं? मलेच्छों को नहीं जोड़ा अभी मैंने, मलेच्छों को बाद में जोड़ेंगे। अरे किसी राजनीतिक संगठन का मंच थोड़े है? ये उन सामाजिक संगठनों का मंच भी नहीं जो बकवास बहुत करते हैं, पीछे से डरते हैं। दयानंद का मंच है, छाती ठोक के कहते हैं। पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 107 करोड़ हमारी पॉपुलेशन अभी है ना? और जमीन कितनी है हमारे पास? बोलो, अपनी अपनी मत बताना। भारत की जमीन बताओ, ऊपर बताओ, सबसे ऊपर। कश्मीर, लद्दाख छोड़ दिया गया? अब 2 हिस्से हो गए, ऊपर से लद्दाख बोलो। लद्दाख से नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात का आखिरी क्षेत्र पड़ता है जहां पाकिस्तान का आखिरी जिला है अटक। अटक से लेकर कटक तक, कटक उड़ीसा को कहते हैं, लेकिन उड़ीसा के परे चले जाओ जहां अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जहां सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया में सबसे पहले जहां सूर्य उदय होता है उस सीमा रेखा तक भारत है। बोलो, जमीन है कि नहीं है? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी माँ की जमीन है, मेरी माँ की, मेरे पिता की जमीन है। ये इतनी बड़ी थोड़ी नहीं है, इतनी थी कि ज्यादा थी? पहले भी इतनी थी या ज्यादा थी? अच्छा बताओ, बांग्लादेश किसका? किसकी जमीन है बांग्लादेश? हमारी जमीन है। पाकिस्तान, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा, इंडोनेशिया म्यांमार हमारा, ये सारा का सारा हमारा है। पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान हमारा, उसके पीछे 4 देश हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चारों मुल्क हमारे हैं। यूक्रेन तक का इलाका हमारा है। अखंड भारत बहुत बड़ा भारत था। पिछले 270 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए हैं। कितने? सबसे बड़ा टुकड़ा अभी हमारे पास है 12वां, ये 13वां टुकड़ा। 12 टुकड़े हमसे छीने जा चुके। पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, इंडोनेशिया गया, म्यांमार गया, उधर सिंगापुर तक का इलाका गया, ये सारा का सारा। और ऊपर अफगानिस्तान के पीछे जहां अरब मुल्क शुरू होते हैं वहां तक का इलाका हमारे हाथ से गया। लेकिन अभी भी हमारे पास भूमि है। हाँ बोलो, अभी भी भूमि है हमारे पास, और लोग, पॉपुलेशन भी है। कितनी पॉपुलेशन है? कितनी? 107 करोड़। कितनी है? और बाकी सबको क्या बना दिया गया? अरे बाप रे, डर गए। कैमरा तो मेरी तरफ है, तुम क्यों डर रहे हो? क्या बना दिया उन्हें? मलेच्छ बन गए। मुसलमान और ईसाई बन गए। इस देश में रहने वाले ईसाई और मुसलमान कहीं विदेश से नहीं आए, ये हमारे ही लोग हैं जिन पर जबरन करके उन्हें ईसाई और मुसलमान बनाया गया है। हाँ बोलो, ऐसा है या नहीं है? हाँ, इनमें से एक, अरे सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये 4 मूल बिरादरियां मुसलमानों की, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कहां है ये नाम के पीछे चौधरी, दीक्षित, कौशिक लिखकर घूमने वाले लोग, नाम के पीछे मलिक, ये हमारे लोग हैं। अरे आदमी छाती ठोककर कहते हैं हम राजपूत हैं, बिना मूछ की दाढ़ी वाला राजपूत है।
जिसकी दाढ़ी भी बिना मूछ वाली है, कहता मैं राजपूत, गौरव है उन्हें आज भी कि वो राजपूतों की संतान है, उन्हें इस बात का गौरव है कि वो गुजरों की संतान है, उन्हें इस बात का गौरव है कि वो जाटों की संतान है, उन्हें इस बात का गौरव है कि वो ब्राह्मणों की संतान है। आज भी गौरव है उन्हें। इस देश में आज घर वापसी अभियान चलाए जाते हैं। ये घर वापसी अभियान जब शुरू हुआ तो इसका नाम घर वापसी नहीं था, इसका नाम था शुद्धि। क्या नाम था? और ये किसने किया था? मैं देखो कितना बड़ा आदमी बैठा हूं, मेरे पिता ने शुरू किया था। ये संसार में शुद्धि के अभियान को शुरू करने वाला हिंदुओं के लिए कोई था तो वो स्वामी श्रद्धानंद था, दूसरा कोई नहीं था, मेरा पिता था। मैं गौरव के साथ कहता हूं, मैं मस्तक उठाकर कहता हूं कि मेरे पिता ने शुद्धि के अभियान को शुरू किया था। हिंदू धर्म में वापसी का द्वार खोलने वाला अगर कोई था तो वो स्वामी दयानंद था, और उसी द्वार को विराट द्वार बनाने वाला कोई अगर था तो उसका नाम स्वामी श्रद्धानंद। कहते हैं क्या भयानक आदमी होगा। गांधी जी ने अनशन कर दिया कि मेवात के क्षेत्र में नहीं जाने देंगे स्वामी श्रद्धानंद को, न जाने क्या कर डालेगा। स्वामी श्रद्धानंद भी धुन का पक्का था, हट पकड़ के बैठ गया, मुझे मेवात में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने कहा स्वामी जी आप गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मेरा धर्म जिंदा रहेगा, मेरे लिए ये जरूरी है। स्वामी श्रद्धानंद मेवात गए। मेवात दुनिया के सबसे नीच मलेच्छों का इलाका है, उसके भीतर जाकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप आश्चर्य करोगे, 1 लाख लोगों को वापस हिंदू धर्म में शुद्ध करके वापस आए। 1 लाख लोगों को। कैसा आदमी रहा होगा, कैसा आदमी रहा होगा। कहते हैं हरिद्वार जाते हुए मेरा जो जनपद पड़ता है मेरठ और रुड़की के बीच में, जनपद मुजफ्फरनगर, वहां से निकले 2 घंटे के लिए स्वामी जी को रोक लिया। कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए स्वामी जी वहां किसी कारण से रुक गए। 10,000 मुसलमानों को शुद्ध कर दिया 2 घंटे के भीतर। 10,000। क्या आदमी हो, मुझे पता ही नहीं उसके पास बात क्या थी, क्या करता था, जादूगर था क्या? ये तो जादू ही हो सकता है कि कोई कहीं से गुजरे और 5,000, 8,000, 10,000 लोग शुद्ध हुए जा रहे हैं। ये क्या था, न जाने क्या था, लेकिन ये होता था। आजकल लोग घर वापसी अभियान चलाते हैं। एक आदमी को जो किसी तरह वहां से तंग आकर खुद ही आकर कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, उसे 50 लोग एक केला देते हुए फोटो खिंचवाते, कहते घर वापसी हो गई। ये घर वापसी का तरीका है, ये शुद्धि का तरीका है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों की शुद्धि करते होंगे हम सालाना? कितने लोगों की? और वो कितना काम करते होंगे? सोच सकते हो? सोच सकते हो कितना काम करते होंगे? बंधुओं 14,000 लोगों को पर डे ईसाई बनाया जाता है इस देश में। कितने लोगों को? और 28,000 की संकल्पना के साथ बढ़ रहे हैं। ये वीडियोस लीक हुए हैं उनके, ये वीडियोस लीक हुए हैं उनके। और मुसलमानों की गति इससे कहीं ज्यादा है। कितने लोगों को, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों को कन्वर्ट किया होगा मुसलमानों ने? हम आज कितनों को घर वापस ला रहे हैं, उन्होंने कितनों को कन्वर्ट किया होगा? एक अनुमान करें, आकलन करें। इस देश में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, कितने कन्वर्ट किए गए होंगे बोलो? ये 30 के 30 करोड़ तो कन्वर्ट ही है। हाँ ना बोलो? हाँ के ना? पर ये बताओ मुझे, बांग्लादेश में जो 25 करोड़ रहते हैं ये किसके लोग हैं? बोल पड़ो, हमारे ही हैं कि नहीं है? ये भी कन्वर्टेड है। आप जोड़ो 30 और 25 कितने हो गए? अरे जोड़ो भाई, 55 करोड़। और 25 करोड़ जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी तो सारे कन्वर्टेड हैं। तो जोड़ो कितने हो गए? 55 और 25 80 करोड़। 80 करोड़ तो ये हो गए। इसके अलावा आसपास के इलाका जितना है आपका, श्रीलंका, भूटान और ये आसपास का नेपाल और इसके परे अफगानिस्तान, और ये सारा इलाका चारों तरफ का ये सारा कन्वर्टेड इलाका है। अगर इस कन्वर्टेड इलाके को सावधानी से देखोगे, इसमें मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। तो 80 करोड़ ये और 20 करोड़ से ज्यादा वो, टोटल कितने हो गए हम लोग? 100 करोड़ लोगों का कन्वर्जन हुआ है। 100 करोड़ का। आज ये स्थिति हमारे सामने है। और हम जो कहते हैं हम 107 करोड़ हैं, हमारी 40% पॉपुलेशन वामपंथी है, कम्युनिस्ट है। ये भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। हमारी आबादी कितनी बची? बोल पड़ो। 100 में से 40 गए, कितने बचे? 60 करोड़। और जब 40 उन 100 के पास चले गए, उनकी आबादी कितनी हो गई? 140 करोड़ वो हैं
हम 60 करोड़ हैं और हमें कहा जाता है इस देश में बहुसंख्यक। हम क्या है इस देश में? चलो फिर भी जितने कितने हैं कि नहीं है? जमीन है हमारे पास, पॉपुलेशन है हमारे पास। दूसरा, इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक भी है। हाँ बोलो, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम है, मकान दुकान तुम्हारे नाम है, मालिकाना हक है। तो देह पूरी हो गई, राष्ट्र का शरीर पूरा हो गया। अब बात करते हैं आत्मा की। अच्छा ये बताओ, भारत के पास अपनी कोई संस्कृति भी है कि नहीं है? आदिवासी जंगली लोग तो नहीं हो तुम? कोई संस्कृति है कि नहीं है? अच्छा बताओ, तुम्हारी संस्कृति का नाम क्या है? अरे वैदिक संस्कृति, वेद संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये तो विशेषण है। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम। किसी आदमी ने पूछा कि रावण को किसने मारा? तो दूसरा व्यक्ति उत्तर देता, दशरथ के पुत्र ने। अरे भाई लेकिन वो कौन था? जो सीता का पति था। अरे लेकिन था कौन? बोले जो लक्ष्मण का भाई था। बोले जवार, लेकिन वो कौन था? बोले वही जिसने सुबाहु और मारीच को मारा। अरे लेकिन वो कौन था? बोले वही जिसने बाली को मारा। अच्छा एक बार अगर श्री राम कह दे तो सारा मामला निपट जाएगा या नहीं? है ना? बोलो, संस्कृति का नाम क्या है? आगे भूलना मत, याद रखना। हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है संस्कृति का? बोलो, आगे मत भूलना। अरे बिना मूछ की दाढ़ी वाला अब छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमता है। 1400 साल में जिसके पजामे की नाप पूरी नहीं हुई वो भी अपनी संस्कृति जानता है, और हम अपनी संस्कृति नहीं जानते। शर्म आनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति जाने। हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है? बोलो हमारी संस्कृति का। 3 घटक पहले पूरे हो गए, चौथा घटक ये पूरा हो गया, वर्णाश्रम संस्कृति। बोलो भारत राष्ट्र है या नहीं है? बोलो भारत राष्ट्र है या नहीं है? ये टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ नहीं है भाई, ये एक राष्ट्र है, एक मुकम्मल राष्ट्र है, एक अखंड राष्ट्र है, एक सूत्र में बंधा हुआ राष्ट्र है, खंड खंड नहीं है। तो भाई साहब बोले, वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उनकी सारी बातें उठा रहा हूं, तो भाई साहब बोले कि अभी मान लो हो जाता है तो पहले तो तुम टुकड़े टुकड़े ही थे, पहले रियासतों में बटे। रियासतों में तो तेरे अब्बू ने बांटा था, रियासतों में बटा हुआ तो नहीं था। रियासत शब्द ही हमारा नहीं है, मुसलमानी शब्द है। रियासत में तो तेरे अब्बू ने बांटा था। बोले उससे पहले गणराज्यों में बटे हुए थे, और गणराज्यों के अलग अलग कानून थे, अलग अलग राजा थे अलग अलग कानून थे, अलग अलग राजा। क्या आज राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री नहीं है? बोलो भाई, क्या आज राज्यों की अलग अलग सीमाएं नहीं है? क्या आज राज्यों के अलग अलग पॉपुलेशन नहीं है? क्या ये राष्ट्र के राज्यों को अलग अलग करता है? ना, ये केवल प्रबंधन को बताता है, मैनेजमेंट को बताता है कि हमें देश को संभालना है तो उसका प्रबंधन कैसे करना है। बात समझ में आई? भारत कैसे एक सूत्र में बंधा था मैं बताता हूं। जैसे मोती एक धागे में पिए रहते हैं और धागा इन सारे मोतियों को एक साथ जोड़कर रखता है, वैसे ही भारत को एक सूत्र में जोड़कर रखने वाला एक सूत्र था, एक सिद्धांत था, जिस सिद्धांत में ये जुड़ा हुआ था। और वो सिद्धांत क्या था जानते हो? जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम का राज तिलक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। किसके मंत्रों से हुआ? और अगला प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा, एक एक कंठ से आवाज आनी चाहिए। जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो भी किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से हुआ। जब कृष्ण और बलराम का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ, और जब कंस का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। वेद पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता था। ये संस्कृति है, ये आत्मा है भारत की, जो भारत को टूटने नहीं देती। तब भी भारत एक था, आज भी भारत एक है, और सुन भैया, आगे भी भारत एक रहेगा। हम चाहे थोड़े से हो, लेकिन अभी हम हैं, अभी हम हैं। अभी दयानंद का प्रवाह इस देश में जिंदा है, अभी दयानंद का रक्त इस देश में जिंदा है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपने भारत को टूटने नहीं देंगे। मैं राजनीतिक आदमी बिल्कुल नहीं हूं भाई, इसलिए एक तरफी बात नहीं करता। एक दूसरे नेता वो कहते हैं कि देश की, कई मंचों से सुना, एक से नहीं, कि देश की संस्कृति आजकल की नहीं, 5000 साल पुरानी संस्कृति है? इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, तुम समझ जाना कि नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा देश 5000 साल पुराना है, बस 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना देश। मैं अयोध्या गया तो अयोध्या में
मैं घूमने गया सरयू के किनारे, वहां एक पुराना सा खंडहर था, मैं खंडहर में चला गया, वहां एक पंडित जी बैठे थे, युवक पंडित जी थे, 30-32 साल के होंगे। मैं उनके पास गया, अच्छा मैंने कटी वस्त्र बांध रखा था, ऊपर नंगा, नीचे कटी वस्त्र, ऊपर खाली जनेऊ था। मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी भी थे। अब वो आचार्य जी घूमते मेरे पीछे पीछे टहल रहे थे। तो पंडित जी ये तो समझ गए कि सामने वाला व्यक्ति कोई गुरुकुल का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा। क्या मैं पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये वही अयोध्या है जो राम जी की थी, ये वही अयोध्या है क्या जो राम जी वाली थी? तो बोला पता नहीं महाराज, पता नहीं। मैंने कहा फिर काहे बैठे हो इधर जब पता नहीं? तो बोले देखो आचार्य जी ये वही अयोध्या है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? उन्होंने कहा देखो कलयुग के 4,32,000 साल का कलयुग होता है, जिसके 5,000 साल बीत गए। इससे पहले पूरा द्वापर बीत गया 8,64,000 साल का, और उससे पहले द्वापर से पहले त्रेता के समापन पर राम जी पैदा हुए थे, इसका 1,00,000 साल बीत गए। कितने साल? इतने में यह अयोध्या कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी नहीं कहा जा सकता। राजा विक्रमादित्य ने जिस अयोध्या को बसाया था ये वही अयोध्या है, लेकिन ये तो मैं नहीं जानता ये वो अयोध्या है या नहीं, पर ये पक्का कह सकता हूं कि वो अयोध्या भी सरयू के किनारे पर थी और ये अयोध्या भी सरयू के किनारे पर। मैं इतना प्रसन्न हुआ पंडित जी से कि मैंने बालकों से कहा कुछ पैसा है तुम्हारे पास, अपन तो भूखे ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कुछ तो है, मैंने सारा दे दो। पंडित जी को दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पंडित जी जानकार आदमी है। उन्होंने कहा 9 लाख साल पहले राम जी पैदा हुए। कितने साल पहले? और देश कितना पुराना है? 5,000 साल। राम जी पैदा हुए 9 लाख साल पहले, और देश कितना पुराना है? 5,000 साल। तो फिर जो अयोध्या में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो किस लिए? देश तो 5,000 साल पहले, राम जी पैदा ही नहीं हुए, कृष्ण जी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा ये बताओ राम जी झूठे के सच? ये डरे हुए लोगों की आवाज है। राम जी झूठा अस्तित्व है या सच्चा अस्तित्व है? सच्चा। राम जी कैसा अस्तित्व है? राम मेरा रक्त है, राम मेरी आत्मा है, राम मेरा जीवन है, राम मेरा मार्ग है, राम मेरी दृष्टि है, राम मेरा प्रकाश है, राम मेरी रोशनी है। राम के अलावा क्या है इस देश में? राम मेरा पिता है, वो जाजल्यमान पिता आज भी मेरे भीतर जीता है, आज भी जीता है मेरे भीतर। राम थे, ये सच है, बोलो है कि नहीं है? और राम सच है तो देश 5,000 साल पुराना नहीं हो सकता। कितना पुराना हो गया बोलो? अच्छा 9 लाख, मतलब राम जी दुनिया के पहले आदमी थे। राम जी के कोई पिता नहीं थे, आसमान से कूदे सीधे। राम जी के पिता का नाम, दशरथ के पिता का नाम, आज के पिता का नाम। अरे राम जी की पीढ़ियां थी कि नहीं थी? राम जी अपनी पीढ़ियों में 37वीं पीढ़ी थे। कौन सी पीढ़ी थे बोलो? और उसके पीछे राम जी की 80 पीढ़ियां और चली आई। अब अगर मैं इन्हें पीछे लेकर जाऊं तो ये कितना बैठता है नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि देश कितना पुराना है। मेरी मां मुझे बताकर मरी थी कि देश कितना पुराना। जब मैं 12 साल का था तो मेरी मां ने मुझे हवन दिया कि बेटा आज से तू हवन करना, प्रतिदिन हवन करना। अब मैं तो मर जाऊंगी, इस गिनती को कौन गिनेगा? तो उसमें एक संकल्प पाठ आता है, और संकल्प पाठ में पंडित जी जब तुम्हारे घर आते हैं यज्ञ कराने तो तुम्हारे हाथ में जल देते हैं। जल ही देते हैं ना, कभी कभी 500 का नोट भी देते हैं। कहते हाथ में 500 का नोट लेते, अपना ही ले ले, हम कहे दे, हम तो पंडित जी आदमी है। कहता अपना 500 का नोट ले ले हाथ में, और फिर संकल्प पाठ कराते हैं। क्या कहते हैं? आपसे कहते हैं बोलो ओम, आप कहते हो ओम, और उसके बाद पंडित जी चालू हो जाते हैं। आपको कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है? फिर पंडित जी चालू हो जाते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार देवैव स्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः चण्डवति कोटयो अष्टलक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि सप्तविंशत्याधिक संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे राजस्थान प्रान्तस्य जोधपुर जनपदस्य अमुक स्थले अमुक गोत्रो उत्पन्न अद्य अहम देव यज्ञ करणं कर्म करणाय भवन्तः वृणे। और फिर कहते 500 मिनट मेरी ओर छोड़ दे। अरे समझ में आया? ये जो संकल्प पाठ है, इस संकल्प पाठ में गिनती आती है। ये हमारा रोज नाम क्या है ये हमारा
रोज नामचार, हम प्रतिदिन की गिनती को पिछली गिनतियों में जोड़ते चले जाते हैं, यह हमारा रोज नामचार। आज यज्ञ करते मुझे 7 दिन हो गए, तो कल जब मैं यज्ञ करूंगा तो उस दिन की गिनती को पीछे जोड़ दूंगा तो कितने दिन हो जाएंगे बोलो? 8 दिन। और फिर अगले दिन गिनूंगा तो उससे कितने हो जाएंगे? 9 दिन। और इसी तरह जब 30 दिन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 महीना। और इसी तरह जब 12 महीने यज्ञ करते हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 साल। और जब 10 साल बीत जाएंगे तो 1 दशाब्दी बन जाएगी। और जब 100 साल बीत जाएंगे तो 1 शताब्दी बन जाएगी। और जब 1000 साल बीत जाएंगे तो 1 सहस्त्राब्दी बन जाएगी। और जब 4,32,000 साल बीत जाएंगे तो 1 कलयुग बन जाएगा। इससे 2 गुने बीत जाएंगे तो द्वापर बन जाएगा, 3 गुने बीत जाएंगे तो त्रेता बीत जाएगा, 4 गुने बीत जाएंगे तो सतयुग बीत जाएगा। कितना समय? सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक इस तरह हम एक एक दिन यज्ञ करते हुए गिनते गिनते चले आए। इसलिए हमें पता है कि हमें यज्ञ करते नहीं कितने साल हो गए। तो संकल्प पाठ में आता है एको वृंदः 1 अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ 8 लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 सप्तविंशत्याधिक संवत्सरे 127 साल हमें बीत गए हैं यज्ञ करते हुए। देश कितना पुराना? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,100 5,000 साल पुराना। 5,000 साल पुराना वोट नहीं देना, लेकिन देश 5,000 साल पुराना नहीं। देश 2 अरब साल पुराना है। कितने साल पुराना है बोलो? 2 अरब साल पुराना। अब एक आखिरी बात मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो देश है ये किसका है? आपका है? पक्का है? पीछे तक इधर पुरुषों की आवाज भी है, इधर चुप हो गए भाई। बताओ, इस देश में जो मुसलमान रहते हैं उनका नहीं है ना? और जो ईसाई रहते हैं बोलो, और जो और रहते हैं। अच्छा ये बताओ, देश है कि धर्मशाला है? जो आए 2 थप्पड़ मारे और आपने कहा भाई साहब आपका भी है। कोई आए पेट में भाला मारा, देश किसका? आपका भी है। हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया, देश आपका। हमारी माओ की अस्मत को लूटा, तार-तार किया, चीर दिया, हत्याएं की, तो देश आपका, देश उनका। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? लेकिन पक्षपात नहीं करता मैं, और तय करते हैं कि देश किसका है। वीर विनायक दामोदर सावरकर नाम का एक व्यक्ति उस देश में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और 2 उम्र कैद भोगने के बाद भी इस देश के भीतर आकर उसने अपने ऊपर हत्या का केस भोगा, और उसके बाद इसी देश में इसी देश के लिए एड़ियां रगड़ कर मारा। ऐसे कई लोग हुए। उन्हीं लोगों की एक सम्मिलित परिभाषा आपको बताता हूं कि देश किसका? देश उसका होता है जिसके पास 6 अधिकार होते हैं। देश उसका होता है जिसके पास कौन कौन से बोलो? एक तो आधार कार्ड, एक वोटर आईडी, एक राशन कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस। ये अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस देश में आने वाले आतंकवादियों के पास आधार कार्ड है कि नहीं है? वोटर कार्ड है कि नहीं है? तो ये तो बेकार है, ये फर्जी है। मैं बताता हूं सार्वभौमिक सत्य कि देश किसका। देखो, देश उसका होता है जिसकी मातृभूमि होती है। उंगलियों पर गिनो। पहला, देश उसका जिसकी, अरे लड़कियों उंगलियों पर गिनो। देश किसका? जिसकी, आवाज नहीं आ रही मुझे, मातृभूमि। देश उसका जिसकी पितृभूमि है। देश मातृभूमि वाले का और पितृभूमि वाले का। किस किसका हो गया? 2 बता दिए बोलो, मातृभूमि और देश उसका जिसकी पैतृक भूमि। तीसरा, जिसकी, देश उसका जिसकी जन्मभूमि है। क्या है? देश उसका जिसकी कर्म भूमि है, और देश उसका जिसकी पुण्य भूमि है। जिसकी, आप जल्दी जल्दी से इन्हें समझ लो, मातृभूमि पुण्य भूमि किसे कहते हैं? पहला मातृभूमि। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पास जो आपका घर है, आपकी जो जमीन जायदाद है, आपकी अपनी पर्सनल, ये जमीन जायदाद आपने किससे खरीदी थी, या आपको आपके पिता से मिली थी? बोलो, पिता से मिली कि नहीं मिली? माता से मिली कि नहीं मिली? और आपकी मां को किससे मिली? उसकी मां से, और उसकी मां को, और उसकी मां को, और उसकी मां को। अब सुनो, ये जो भूमि है, ये भारत भूमि, ये मुझे मेरी मां से मिली है। किससे मिली है बोलो? और मेरी मां को मेरी नानी से, और मेरी नानी को
उसकी माँ से और उसे, उसकी माँ से और उसे, उसकी माँ से और उसकी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ और उसकी माँ, और सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ। सृष्टि के प्रथम पीढ़ी से लेकर आज पर्यंत जो माएं पैदा होती चली आई, ये भूमि उन माओं के नाम से उतरते उतरते मुझ तक पहुंची है। इसलिए मेरी माँ की भूमि है, और मेरी माँ की भूमि होने से मेरी मातृभूमि है। बात समझ में आई? मातृभूमि समझ में आई? क्यों है मातृभूमि? क्योंकि मेरी माँ की भूमि है। अच्छा, बताओ पिता की भूमि है कि नहीं है? और सृष्टि के आदिकाल तक हमारे पिता इसी भूमि पर पैदा हुए। हाँ ना बोलो। एक आध कोई मोहम्मद वाला बैठा हो तो ना बोलना।